नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय ओपी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 बहुपद पॉलीमियल्स लेकर आए हैं, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ये लेक्चर नंबर पहला है। आज हम बहुपद एक्सरसाइज है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को हम इस प्रकार लिखते हैं। एक बहुपद का सामान्य रूप निम्न प्रकार होता है। कौन कैसा रूप होता है? इसको हम एफ एक्स करके लिख देते हैं या जी एक्स करके लिख देते हैं, एच एक्स करके लिख देते हैं। वो होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस के वन एक्स की पावर एन माइनस के वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट। इस प्रकार से एक बहुपद होता है। ये एक बहुपद की सामान्य बहुपद होता है जहाँ पर n एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है n। आपको पता चल जाएगा कि बहुपद होता क्या है। ये बहुपद का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ए एन माइनस के वन, ए एन माइनस टू, ये ए एन माइनस थ्री। ठीक है, डॉट डॉट ए एन। ये क्या है? ये जी डॉट डॉट ए नॉट। ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। कोफिशिएंट्स जिन्हें बोलते हैं। ये एक्स की पावर एन का गुणांक, ये एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक, एक्स की पावर एन माइनस टू का गुणांक, ये एक्स की पावर जीरो गुणांक, यानी वन का गुणांक। ठीक, ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं। यानी कि अर्थात क्या होते हैं? ये अचर होते हैं। अचर यानी कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी एक्स वाई जेड उपस्थित नहीं होता है, संख्यात्मक रूप से लिखे हुए होते हैं। तो ये जो हमने बहुपद लिखा है, इसकी घात की बात की जाए कि कितने घात का बहुपद है, तो बहुपद में जितनी भी घात दिखी है हमको उच्चतम घात है। यहाँ पे देखो जीरो घात, यहाँ पे एन माइनस दो घात, एन माइनस वन घात, एन घात। तो उच्चतम घात कितनी है? एन है। एक्स चर है, यहाँ पे कौन है? एक्स है। एक्स चर में उच्चतम घात कितनी है? एक्स एन है। यहाँ पे एक्स चर की अधिकतम घात कितनी है? एन। तो ये एन घात का एक्स में क्या है? बहुपद है। तो ये है एक्स चर में एन घात का क्या है? बहुपद है। यहाँ पे चर के चल रहा है वाई, यहाँ पे बहुपद पावर एन कितनी है? एन। चर को ऐसा भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ कोई चर मान सकते हैं, किसी घात कितने भी हो सकती है। ठीक है, तो अब बात की जाए आपके सिलेबस में कितना है। तो सिलेबस में आपके तीन प्रकार के दो प्रकार के बहुपद हैं। देखो, पहला बहुपद इस प्रकार से मिलेगा आपको कि एफ वन एक्स मान लेते हैं। वो होता है ए एक्स प्लस के बी के रूप का। ठीक है, यहाँ पर एक्स की पावर घात कितने? एक घात है। तो ये ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है पहला बहु। यहाँ पे मतलब एक्स की घात कितनी मिलेगी? एक। उच्चतम घात कितनी मिलेगी? एक मिलेगी। जीरो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कॉन्स्टेंट बचेगा सिर्फ यहाँ तो वो तो बहुपद होगा नहीं। तो उच्चतम घात कितनी हो? एक हो, तो बहुपद कौन सा कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। लाइनर पॉली मल्स। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है ऐसा, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। यदि ए एन की जगह यहाँ पे ए हो, एक्स की पावर एन, एक्स की जगह एक्स है, एन की जगह क्या है? दो है, तो दो। ए एन माइनस वन की जगह बी है, एक्स की पावर एन माइनस दो माइनस वन, मतलब ए एक्स। ठीक है, एक बचेगी यहाँ पे, दो में से एक है तो एक। और
ये लास्ट में ये तो होंगे नहीं। और लास्ट का पद क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, c। तो ये x की पावर 2, अधिकतम पावर कितनी है, 2, घात कितनी है, अधिकतम 2, ये आधार ये घात, उच्चतम घात कितनी है, 2। तो 2 घात को जो बहुपद होता है, इसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और 3 घातों, उच्चतम घात कितनी हो, 3 घातों से ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d। यहाँ पे a b c d तो क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है। और x की पावर 3 है यहाँ पे, तो x में 3 घात का क्या है, बहुपद है। तो इसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं, 3 घात का बहुपद है। हम इस जो एक्सरसाइज आपका जो चैप्टर है उसमें हम अधिकतम बार द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे, जिसके द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो बहुपद समीकरण कब बनता है वो बताएंगे, ठीक है। तो सबसे हमने जान लिया है कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपद को हम इस प्रकार से लिखते हैं, f(x) बराबर या g(x) बराबर h(x) बराबर, पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, फिर उसके अधिकतम पावर को लिख देते हैं, चर में अधिकतम पावर, फिर कांस्टेंट, फिर चर में एक कम पावर, अधिकतम में से एक कम पावर, फिर कांस्टेंट, फिर चर में से एक और कम पावर हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में क्या बचता है, एक कांस्टेंट राशि बचती है, अचर राशि बच जाती है। तो यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या होती है, और आपको पता नहीं हो तो प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं, लिख देता हूँ। और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्राकृत संख्या होती हैं। 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, और नहीं माइनस की संख्या प्राकृत संख्याएँ होती हैं। यहाँ पे an, an-1, an-2, an-3 ये बहुपद के क्या कहलाते हैं, गुणांक। ये गुणांक है इनका, ठीक है। x के जो x का गुणांक, x की घातों के गुणांक है वो क्या कहलाते, ये वो उनकी क्या है, गुणांक है। और ये अचर पद होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, 4 5 3 2 1, ये -3 -2 -4 वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। √3 √2 कुछ भी हो सकती है। तो ये हमने जो बहुपद लिखा है वो x चर में n घात का क्या है, बहुपद है। जितनी अधिकतम घात होंगी वही उसकी बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो हम इस एक्सरसाइज में हम देखिए बहुपद, द्विघात बहुपद, और कहीं आ जाएगा तो त्रिघात बहुपद, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकतम समय जो हमारा मेन उद्देश्य होगा, फोकस होगा, वो किस पर होगा, द्विघात बहुपद पर होगा। तो हम आपको इसके टॉपिक्स बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हम इन 8 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, उसके बाद में हम द्विघात बहुपद के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे बाकी के टॉपिक हैं, ये सब पूरे जो टॉपिक हैं 8 टॉपिक द्विघात बहुपद के बारे में ही हैं। तो द्विघाती बहुपदों के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याओं वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम, जो हम पढ़ेंगे कलन विधि, एक ही विधि पढ़ेंगे यहाँ पे, कलन विधि। और चौथा पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण वैसे किस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पे तक तो हम बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद में समीकरण पढ़ना चालू कर देंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, फिर गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे, द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। फिर विविक्तिकर और मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा, विज्जीय व्यंजकों का HCF तथा LCM, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक जी निकालेंगे। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बहुपद के शून्यक। तो किसी बहुपद के शून्यक वो क्या होते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास में एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये तो आपको जनरल प्रक्रिया बताते हैं। माना एक द्विघात बहुपद f(x) बराबर ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, ये है द्विघात बहुपद है, ठीक है। इस बहुपद में हम क्या करते हैं, x के मान, कुछ x का मान रखते हैं, क्या रखते हैं, x का मान, जैसे x का मान 4 5 3 2 1 0 कुछ भी रखते हैं, ठीक है। तो x का मान सपोज हमने द्विघात बहुपद में, मान लो हम x का मान कितना रख देते हैं, m रख देते हैं, क्या रख देते हैं, x का मान m रखने पर, ठीक है। x का मान हम यहाँ पर भी m रखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, दोनों 3 जगह m रखेंगे। तो m रखने के पश्चात ये तो बन जाएगा f(x) की जगह क्या बन जाएगा,
एफ एम बन जाएगा, एक्स की जगह एम रख देंगे और यहाँ पे एम रखने के बाद में ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे यदि द्विघात बहुपद में x बराबर m रखने पर एफ एम, मतलब x का मान m रखने पर यदि बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आता है तो x बराबर m, मतलब m बहुपद का क्या कहलाता है, एक शून्य कहलाता है, बहुपद का एक शून्यक होगा। शून्यक का तात्पर्य सीधा सा है, शून्यक मतलब शून्य, मतलब 0, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु या एक मान जो बहुपद में रखने पर उसके मान को क्या करता हो, 0 करता हो, तो वो क्या होता है, शून्यक। इनका हम दूसरा नाम दे सकें तो दूसरा मान हम इनका हल दे सकते हैं कि इस बहुपद का ये हल है। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई कि बहुपद होता है, उसमें हम किसी पर्टिकुलर x का मान रखते हैं, तब x का मान रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आता है तो बहुपद का क्या होता है, एक शून्यक होता है। ठीक है, तब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.1 पर। अब उसमें से हम सवालों को हल करेंगे। तो हमारे पास में एक बहुपद है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 4x² प्लस के 8x। यहाँ पे अचर पद को नहीं दे रखा, तो हम भले ही 0 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है 4x² प्लस के 8x प्लस के 0। तो हम इसको क्या कह रहा है कि हमको इसके शून्य निकालने हैं, हमको शून्य किसके, जो मान इसको 0 कर रहे हैं उनको हमको पता करना है। ठीक है, तो शून्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो वो मान यहाँ पे कर देता है क्या, 0 कर देता है, तब वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो समझते हैं सवाल को। देखो, सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी सवाल को समझ लेते हैं। ठीक है, बाद में आपको विधि भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप इस सवाल को हल कर सकेंगे कि हमने एक्स के जो दो ही मान हैं वही क्यों लिए। ठीक है, अब आपको एक बात हम बता देते हैं कि यदि इसमें 2 घात हैं, ठीक है, एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसके जो शून्यक आएंगे वो भी कितने आएंगे, 2 निकल के आएंगे। यदि एक्स की घात यहाँ पे 4 होती तो हम 4 मान निकाल के लाते। ठीक है, 5 होती तो 5 मान निकाल के लाते, 10 होती तो 10 निकाल के लाते, 100 होती तो 100 मान निकाल के लाते। आपको सिर्फ 2 घात वाले बहुपद मिलेंगे तो सिर्फ आपको 2 मान निकालने होंगे। तो देखो, यहाँ पे हम x बराबर 0 रख दें। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर देखो क्या बनता है। तो देखो, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे रखो x बराबर 0 रखेगा तो f0 हो जाएगा, ये 0 रख देंगे यहाँ पे, तो ये 4x² के 0 का स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 0। ठीक है, प्लस के 0, इनको सोल्व किया, देखो 4 को गुणा 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को जो 4 से करेंगे तो 0, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 और ये 0, तो मतलब कि क्या आया, 0, मतलब कि 0 रखने पर उसका मान कितना आया है, 0, बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यदि x बराबर कितना रख दें, माइनस के 2 रख दिए। ठीक है, अब ये माइनस का 2 ही क्यों रखा आपको बताएंगे हम। ठीक, तो माइनस का 2 रखने पर तो f माइनस के 2, f माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 8 इंटू माइनस के 2 प्लस के 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, f माइनस के 2 बराबर ये 4, 2 का वर्ग होता है 4 और माइनस 2 का वर्ग भी होता है 4। और देखो, इनको गुणा करो तो 8 दूनी का 16, माइनस को आए तो माइनस का आ जाएगा। देखो, 4 गुणा 4 किया तो 16 और ये माइनस के 16 कितना आ गई, 0, मतलब f माइनस 2 बराबर 0। मतलब कि x का मान -2 रखने पर बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और x का मान 0 रखने पर भी बहुपद का मान 0 हो रहा है। तो यहाँ x बराबर 0 और -2 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, शून्य प्राप्त होता है, हमको शून्य मिलता है। अतः एफ एक्स बराबर, अतः बहुपद ऐसे लिख देंगे, अतः बहुपद एफ एक्स बराबर 4x² प्लस के 8x का एक
का शून्य के शून्यक, मतलब एक शून्यक होता है तो सिर्फ का लिख देते हैं हम, के शून्यक मतलब अधिक, एक से अधिक है, के शून्यक 0, -2 होंगे। ठीक है, ये तो हमको आपको बता दिया कि ये भी आप 0 और -2 रखने पर। ठीक है, तो अब आपको पता कैसे चलेंगे कि ये 0 और -2 ही रखना है, यहाँ पे किसी अन्य मान को भी यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, उसके लिए आपको हम सवाल समझाते हैं बड़ा अच्छा से। देखो एक बात नोट करके लिख लो आप कि क्या, उस बात को हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे, उस समय आपको सिद्ध करके बताएंगे श्री धाराचार्य सूत्र में कि ये ऐसे क्यों आते हैं। यदि बहुपद f(x) बराबर 0, ठीक है, f(x) कोई भी होगा, f(x) का ऐसे है, मान लो ये है ax² प्लस के bx प्लस के c के 2 शून्यक। ठीक है, हमारे पास में ये शून्य अल्फा और क्या प्राप्त होते हैं, बीटा प्राप्त होते हैं। दो शून्यक क्या प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि मूलों का योग, मूल बोल दो या शून्यक बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो काई के बराबर होता है माइनस के बी बटाए, माइनस का बी यहाँ से लेते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ से लगाते हैं, ए की वैल्यू यहाँ से, मतलब कि माइनस का ये बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक डिवाइडेड बता होता है ए क्या है यहाँ पे, x² का गुणांक। ठीक है, तो ये होता है x² का गुणांक, ये यहाँ से संबंध होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके बताएंगे हम जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। तो मूलों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो हम निकालेंगे, और ये हमको सवाल में मिलेगा वो होता है c/a, मतलब कि c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट अचर पद, और नीचे क्या है, a क्या है, x² का गुणांक। ये आपको प्रूफ करके बताएंगे, हम सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे क्यों आते हैं। जब दो मूल हों ये आता है। और दूसरा नोट ये लगाते हैं, यदि दो मूल अल्फा व बीटा दिए हुए हों तो द्विघात बहुपद हमारी किस प्रकार होगी, द्विघात बहुपद हमारी इस प्रकार होगी, f(x) बराबर k इंटू x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार की हमारी द्विघात बहुपद हो जाएगी, जहाँ पर k का मान दिए गई कंडीशन के अनुसार निकालते हैं। ये तो हमको आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब हमको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे जब श्री धाराचार्य फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, उसमें समझ आएंगे इसको। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, तो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो क्या चल रहा था, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक निकालना आपको सिखा रहे थे। जैसे ये लिखे हुए हैं, ये एक तरीके से आपका टॉपिक नंबर 2 है कि द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यक कौन से मान, शून्यक मतलब ये तो अल्फा और बीटा है, और जो गुणांक है वो क्या है, ए बी सी। ए बी सी इनके मध्य संबंध है कि अल्फा और प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटाए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटाए। ये आपका दूसरा टॉपिक भी है। तो देखो द्विघात बहुपद है हमारे पास में, x² माइनस का 2x माइनस के 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा बहुपद को मान लेते हैं हम f(x) से, और f(x) बराबर क्या है, x² माइनस के 2x माइनस के 8। ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है कि हमारा बहुपद क्या है, x² माइनस के 2x माइनस के 8। देखो जब आपको इस प्रकार से कोई बहुपद दिया हुआ हो तो बहुपद के शून्यक निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, तो इसको 1x² लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बहुपद के गुणांक निकालने हैं, तो देखो x² है और उसका गुणांक देखो क्या है 1, और इसका अचर पद क्या है c मतलब यहाँ पे कितना है -8। इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का 8 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से कर लो, 1 का 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8।
ठीक है। तो 8 को हमको किस प्रकार तोड़ना है, ठीक है। पहले तो हम 1 को और 8 को मल्टीप्लाई कर दे, तो -8 ले लो भलाई, तो कितना आ जाएगा -8, ये लो -8 ले लिए। तो गुणांकों को ले लिया हमने, C1 को और C को ले लिया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8 आ गया, ठीक है। ये तो हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ये आपको विधि आगे हम समझाएंगे भी, ठीक है, कि ऐसा ही क्यों होता है। तो देखो A को और C को गुणा किया था, देखो कितना आएगा -8, 1 को और -8 को गुणा किया। अब इस -8 को तोड़ना होता है, गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होता है, कि उनको जोड़ने या घटाने पर वो कितना आ जाए, हमको 2 प्राप्त हो जाए, B के बराबर प्राप्त हो जाए। तो देखो -4 और 2 ले लो, देखो -4 और 2 को जोड़ेंगे हम, तो कितना प्राप्त होगा -2, तो -2 ही ला रहे हैं। यदि हम इस माइनस को छोड़ते हुए चलते हैं, खाली हम गुणांकों को लेते हैं, तो 8 आता है, 8 को गुणा कर, 8 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 2। तो फिर यहाँ पे 2 माइनस को छोड़ दें यहाँ पे, तो कितना आता है 2, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं 4 -2। तो हम f(x) को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ये 1x² माइनस के, और इस 2 को हम किस प्रकार तोड़ते हैं 4 -2, 4 -2 लिख सकते हैं हम 2 को, और ये x ऐसे ही, और ये 8 भी ऐसे ही। तो आप यहाँ पे समझने की बात सिर्फ इतनी है कि हमने क्या किया है कि इसको 2 को तोड़ा है, इस 2 को तोड़ा है, कितना 4 और 2 के मध्य तोड़ दिया। देखो 2 है, ये माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, और 2 किस प्रकार तोड़ा है 4 और -2 के, क्योंकि -4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, और माइनस पहले से, तो -12 हमने पहले करा दिया। आप दोबारा देख लो किस प्रकार तोड़ा है हमने। यहाँ पे अचर पदों को A को और C को गुणा किया, तो कितना आया, 1 और C को गुणा करने पर 8 आया, और 8 को हमने 4 गुणा 2 लिख लिया। इनको फैक्टर करते हैं, और फैक्टर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, इस प्रकार जोड़ते घटाते हैं कि ये आ जाना चाहिए B वाला। B कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, B आ जाएगा। तो f(x) को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो 1x² माइनस का, अब x को गुणा कर दो और माइनस को भी, तो माइनस के 4x माइनस के प्लस 2x और माइनस के 8, इस प्रकार आ गया है। अब हमने क्या किया है कि देखो माइनस के 2x को हमने यहाँ पर देखो कितना तोड़ दिया, माइनस के 4x प्लस के 2x में तोड़ दिया। माइनस के 4x और प्लस के 2x को हल करेंगे तो माइनस के 2x ही आ जाएगा, ठीक है। परंतु हमने इसका उद्देश्य क्या है वो आपको पता चल जाएगा। देखो क्या करेंगे, अब ये तो तोड़ दिया, अब देखो पहले और दूसरे में से, और दूसरे तीसरे और चौथे में से हमको क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना होता है। पहले और दूसरे टर्म में से उभयनिष्ठ लो, देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, सिर्फ x मिलेगा, तो ये x माइनस के बचेगा 4, ठीक है। x का भाग लग जाएगा तो ये x बचेगा, यहाँ पे x का भाग लगेगा तो -4 बच जाएगा। इस दोनों में से उभयनिष्ठ मिल रहा है सिर्फ 2, तो 2 मिल जाएगा उभयनिष्ठ कॉमन, तो यहाँ पे x और यहाँ पे बच जाएगा 2 का भाग लगने पर ये 4 बच जाएगा, ठीक है। ये उभयनिष्ठ की बात हो गई। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में, इसमें से और इसमें से, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों भी गुणा में, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों जुड़ रहे हुए इनसे कॉमन ले सकते हैं, तो x -4 इसमें भी, x -4 इसमें, तो f(x -4) क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कितना बच जाएगा, सिर्फ x, और यहाँ से प्लस, और कितना बच जाएगा 2। मतलब कि क्या हुआ कि हमने जो बहुपद दे रखा था उस बहुपद को एक 2 गुणांकों के मध्य में 2 गुणा के रूप में लिख दिया, 2 गुणांकों के रूप में लिख लिया, 2 फैक्टर के तोड़ करके हमने उसको लिख दिया, ठीक है। अब बहुपद के शून्य निकालने के लिए क्या आवश्यक है कि हमने बहुपद का शून्य कब निकालते हैं, देखो हमने आपको पीछे बताया था कि जैसे कोई बहुपद है f(x) बराबर ax² प्लस के bx प्लस के c, यदि इसमें x बराबर हम m पुट कर दें, x बराबर m हम उसमें रख दें, तो fm बराबर कितना आ जाए 0, तो वह x का क्या होता है, बहुपद का क्या होता है, वो शून्य होता है। मतलब fm बराबर क्या करते हैं, शून्य करते हैं। मतलब x के एक ऐसे मान के लिए हम इसको f(x) को क्या कर देते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है। इसको 0 लेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, x -4 इंटू एक्स, x माइनस के 4 गुणा x प्लस के 2 बराबर 0। मतलब इस बहुपद को पूरे को हमने किसके बराबर, 0 के बराबर ले लिया है, तो ये 0 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर सीधा सा बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 गुणनखंडों का 0 कब होते हैं,
दो गुणनखंडों को गुणा करने पर 0 से 5 गुणा 4 करते हैं तो 20 आ रहा है। ठीक है, अब मतलब 0 गुणा 4 करते हैं तो कितना आएगा 0, और 4 गुणा 0 ये भी 0, या 0 गुणा 0 तो कितना आएगा 0। मतलब कि यहाँ पे से आपको क्या सीख सकते हैं इस बात से कि यदि पहला फैक्टर गुणनफल पहला गुणा 0 है तो संख्या पूरी क्या होगी 0 होगी। भाई ये 0 है तो भी तो 0 होगा, या फिर दूसरी संख्या है 0 है तब 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। तो हम इस वाली बात को लगा देते हैं कि हम दोनों फैक्टरों को क्या मान लेते हैं 0 है, कि जब x माइनस के 4 बराबर 0 है, भाई ये वाला फैक्टर 0 है तभी तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तब ये गुणा किसी संख्या आएगी तो उस 0 आ जाएगी, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ से। और जब यहाँ से x प्लस के 2 बराबर 0 है, ये फैक्टर 0 है, तब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ से शून्य कौन कौन से निकल के आए, शून्य निकल के आए माइनस के 2,4 या 4,-2। ठीक है, ये तो हमारे शून्य निकल के आ गए। इतना तो हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सिर्फ हमारे शून्य निकालने के तक था। इसके बाद हम शून्यकों के बीच संबंध निकालेंगे। तो शून्यकों का मतलब पहला संबंध तो क्या था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कह दो या मूलों का योग, मूलों का योग, शून्यकों या मूलों का योग वो होता है कितना अल्फा प्लस के बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा ये दो मूल आ गए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 4 कितना आएंगे 2। ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है कि मूलों का योग कितना होना चाहिए माइनस के b बटा a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला कहता था, पिछला फॉर्मूला वो लगाया है। तो देखो b कितना है यहाँ पे देखो b कितना है माइनस के 2, देखो माइनस के 2, ये वाला माइनस, ये माइनस के 2, और b कितना है a कितना है यहाँ पे 1। इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से करने पर a कितना है 1, b कितना है माइनस के 2, c कितना है माइनस के 8। तो यहाँ से a कितना निकल के आएगा 1, तो इन दोनों माइनस के 2 बटा 1 मतलब माइनस 2 गुणा माइनस 1 करेंगे तो 2 बटा 1 मतलब कि 2, ये दोनों बराबर आ गए। और मूलों को क्या कर लो अब गुणा, मूलों का गुणा कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो दो मूल आए हैं उनको गुणा करो कितना आएगा 4 गुणा माइनस के 2 कितना आएगा माइनस के 8, माइनस के 8 आया। और माइनस के 8 अब मूलों का गुणा कितना होता है वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कितना होगा बताओ, सी के मान यहाँ पे कितना है माइनस के 8, तो माइनस के 8 बटा ए की वैल्यू कितने 1, तो बटा कितना आ जाएगा माइनस के 8। देखो ये माइनस के 8 आता है दिए गए अतः शून्य को एवं गुणांक को, ये तो शून्य है अल्फा बीटा और गुणांक क्या है ए बी सी, तो गुणांकों के मध्य संबंध क्या है सत्य। मतलब कि जो हमने ये गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध निकाला है तो उससे मतलब क्या निकल के आता है कि जो हमने x के जो मान निकाले हैं, x के मान 4 और -2, तो वो x के जो मान है वो बिल्कुल एकदम सही हैं। ठीक है, तो ये x के मान यहाँ पे आप इसकी जांच दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, ये x के मान को उठा करके इस समय रखो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स माइनस के 8 में और x का मान माइनस के 2 भी इसमें रखो, तो f(x) का मान कितना हमको प्राप्त कितना होगा 0 प्राप्त होगा। तो 0 प्राप्त होगा, उसी स्थिति में ये f(x) के क्या कहलाते हैं शून्य के कहलाते हैं। आप देख लीजिए इस प्रकार से। एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं हम इसी से संबंधित। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार कैसे है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद है 3x² प्लस के 5x माइनस के 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के मध्य क्या ज्ञात करना है, हमको संबंध ज्ञात करना है। तो हमको देखो चले शून्य ज्ञात करेंगे उसके बाद में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, संबंध की जांच करेंगे। तो ये f(x) बराबर करके हमने मान लिया क्योंकि x में बहुपद है तो x करके ले लिया, f का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, बहुपद है पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो f(x) बराबर है 3x² प्लस के 5x माइनस 2। तो मैंने कहा है इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 को -2 को गुणा किया तो कितना आ गया 6।
देखो माइनस को चिन्ह को आप गुणा करो या मत करो, उसको छोड़ दो भले ही, ठीक है। तो ये चलो छोड़ ले लेते हैं साथ में, चलो ये ले लिया हमने, तो कितना आ गया -6। अब -6, अब उसको इस प्रकार से गुणा करो, खुद उसको इस प्रकार से तोड़ो कि उसको गुणा जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखो 6 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 6 एकम 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, तो हम इस प्रकार से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो -6 सॉरी माइनस का तो हम ले लेंगे 1, प्लस के ले लेंगे हम 6। देखो 6 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 6 एकम 6 के रूप में तोड़ेंगे। 6 माइनस का 1 कितना लिख देंगे, 5x के कितना लिख देंगे, 6x माइनस के x। तो देखो इसको हमने किस प्रकार तोड़ा, ये 3x² प्लस ये 5 को हमने किस प्रकार तोड़ेंगे, देखो 5 को हमने इस प्रकार तोड़ा किस, 6 माइनस का 1, ये 6 माइनस के 1 और x हमने पार लगा दिया, तो ये 3x²। अब देखो x को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के x। यदि माइनस का चिन्ह यहाँ पर होता तो माइनस भी अंदर गुणा हो जाता, पर माइनस है नहीं इसलिए छोड़ दिया। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 6x माइनस एक्स करेंगे तो वही कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, तो वही यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अब वापस यहाँ नहीं आना आपको, अब आपको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो देखो यहाँ पे से उभयनिष्ठ लेंगे तो इसमें से 3 भी है, 6 भी 3 का गुणनखंड होता है, x है इसमें x का गुणनखंड है, तो 3x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा x, और यहाँ पे कितना बचेगा 6x में 3x का भाग लगेगा तो कितना बचेगा 2। देखो यहाँ पे ये भी, अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, अब देखो यहाँ भी ऋणात्मक है यहाँ भी ऋणात्मक है, माइनस का चिन्ह दोनों में, तो माइनस के बाहर निकालेंगे। देखो और तो कॉमन आ रहा नहीं है, तो -1 को बाहर निकाल लो, तो कितना बच जाएगा x + के 2। जब आप यहाँ पर उभयनिष्ठ लेते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, यदि इन दोनों डब्बों में संख्याएं समान नहीं है, जैसे x + के 2 है, यहाँ पे x - के 2 बन रहा है, कुछ अलग बन रहा है, तो आपके जो कॉमन आपने जो गुणनखंड करे हैं वो सही नहीं है। आप उनकी दोबारा जांच करें और दोबारा सॉल्व करें, क्योंकि इन दोनों को समान होंगे तभी तो इन दोनों का आगे कॉमन लेंगे हम। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको कॉमन लेंगे, x + 2 को, x + 2 इसमें से कॉमन लिया तो इसका भाग लगेगा इसमें, तो ये 3x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा -1, ठीक है। तो ये गुणनखंड कर लिया हमने, पूरे इस वाले समीकरण को, बहुपद को लिख लिया हमने कि x + के 2 गुणा 3x - के 1 के रूप में हमने लिख दिया है। अब देखो अब शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य को के लिए हम क्या करेंगे, f(x) के मान को 0 के बराबर रखेंगे। 0 का मान क्यों रखेंगे, क्योंकि 0 नहीं रखेंगे तब तक ये मान इनको मान प्राप्त नहीं होंगे। तो ये वाला f(x) का मान कितना है, ये x + के 2 × 3x - के 1, तो x + के 2 × 3x - के 1 बराबर 0, ये आपको प्राप्त हो गया। अब देखो हमने पहले भी समझाया था कि दो गुणनखंडों का गुणन यदि 0 है तो पहला गुणनखंड भी 0 होगा और दूसरा गुणनखंड भी 0 होगा, या पहला 0 या दूसरा 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को ही 0 प्राप्त करेंगे। तो जब x + के 2 कितना है 0, तो x का मान यहाँ से -2 प्राप्त होगा हमको। और जब 3x - के 1 बराबर 0 है तो एक समीकरण बन गई है। तो अब देखो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के इधर आ जाएगा तो 1, और यहाँ पे x का मान निकालना है तो 3 को इधर ले जाएंगे तो 1/3। तो x के 2 मान निकल गए, मतलब हमारे शून्य कौन कौन से निकल के आए, एक तो -2 और 1/3, ये हमारे क्या निकल के आए, शून्य के निकल के आए। आप इनको आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन शून्य का मतलब क्या है कि -2 को हम यहाँ पे रखेंगे इस समय बहुपद में, तो ये 0 बन जाएगा, और 1/3 को भी यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। देखो माना शून्य, मूल लिख दो या शून्य लिख दो, एक ही बात है। मूल शून्य एक तो -2 और 1/3 है, तो अल्फा बराबर मान लेते हैं -2 और बीटा बराबर 1/3। देखो पहले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। तो पहले बात क्या करते हैं, हम शून्यों का योग करते हैं, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि इन दोनों का ऐड होना चाहिए, अल्फा + के बीटा, मतलब -2 और 1/3 को ऐड करो
तो कितना आएगा 3 एलसीएम, तो माइनस के 6 प्लस के 1, मतलब कि कितना आया माइनस की 5/3 निकल के आया। ये हमारे मूलों का योग निकल गया हमारे अकॉर्डिंग तो। पर एक हमने मूलों का योग क्या पढ़ा है हमने, कि वो पढ़ा है कि माइनस के b बटा a भी होता है। तो माइनस के b बटा a आगे हमको सिद्ध करके बताएंगे ना, डायरेक्ट भी लिखवाया हमने। तो b की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख लिया करो बोले साइड में, a और b की वैल्यू कितनी है, a b c की वैल्यू देखो, इसकी तुलना हम ax² प्लस के bx प्लस के c से करते हैं, ठीक है। तो कितना आता है देखो, a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x का गुणांक, और c की वैल्यू कितनी है कांस्टेंट पद कितना है -3, ठीक है। तो यहाँ से रखो, देखो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो है 5, तो 5 लिख दो, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है 3, तो देखो माइनस के 5/3 माइनस के 5/3 ये दोनों बराबर आ गए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर का आ गया माइनस का b अपॉन आ गया। और दूसरी बात क्या है, मूलों को गुणा कर देंगे, सॉरी मूल कह दो या शून्य कह दो, मूल हमेशा मूल ध्यान आते हैं, देखो मूल शून्यकों का गुणनफल या गुणा। हमारे अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है यहाँ पे देखो माइनस के 2 इंटू हमारे पास में आ जाएगा 1/3, मतलब कि हमारे पास में आना चाहिए कि माइनस के 2/3 निकल के आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग तो। और क्वेश्चन और हमारे जो फॉर्मूला है वो क्या पढ़ा था हमने, कि c/a होना चाहिए। तो देखो c कितना है यहाँ पे माइनस के 2 और a कितना है 3, तो ये 3 आ गया, तो ये दोनों क्या आ गए बराबर। अतः हम अतः क्या लिख देंगे, शून्य, अतः शून्य को एवं गुणांकों के मध्य क्या है संबंध, ये क्या है सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करेंगे। इस सवाल को आप देख सकते हैं कि हमने पहले गुणांकों को क्या किया, फैक्टर किया है, मतलब सॉरी बहुपद है उसका फैक्टर किया और दोनों फैक्टरों को 0 के बराबर रख दिया है। और फैक्टर किस प्रकार किया, हमने इस प्रकार किया, इन दोनों को गुणा करेंगे a और c को, और जो गुणांक आएगा उसको फैक्टर करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे कि इस प्रकार से कि b प्राप्त हो जाए। b को प्राप्त होने के बाद हमने इस प्रकार किया और फिर मूलों का योग और गुणनफल प्राप्त कर लिया। अब आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना, ठीक है। और यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर देना, हम आपकी कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का हल लेकर आएंगे। धन्यवाद। और उससे अगली वीडियो हम 3.2 एक्सरसाइज पर बनाएंगे।